हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जिम्नोस्की डायग्राम और क्विंचिंग के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास चैप्टर में दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक फोटोसेंसिटाइजर, इनहिबिटर और एक इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमने बिटवीन अ फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन। तो उन टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोटोसेंसिटाइजर एंड फोटोसेंसिटाइजेशन। ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी है, फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजर जस्ट लाइक आर कैटलिस्ट। कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप स्टार्ट नहीं होती, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हमने बाहर से कुछ ना किसी सब्सटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है, जो हम उसमें ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में ऐड तो होंगे बट उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने में यानी इनिशिएट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसका कई सारे एग्जाम्पल हमने पीछे भी पढ़े हैं। अभी हम दोबारा एग्जाम्पल करेंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस को फोटोसेंसिटाइजर, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। जैसे हमारा थर्मल रिएक्शन में कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, जस्ट टू एनहांस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। उनका काम रिएक्शन में रिएक्ट करना नहीं होता, उनका काम होता है रिएक्शन को एक बेस प्रोवाइड करना ताकि रिएक्शन उसके ऊपर हो, और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद वो एज सच वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। सेम लाइक फोटोसेंसिटाइजर, दिस इज सेम एज कैटालिस्ट। डन। अब इनके आपने एग्जाम्पल करने हैं, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, आपने कोई 3 या 4 एग्जाम्पल इसकी याद करने। अब हम इन्हें कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लांट्स जो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसे चेंज कर देते हैं अपना ग्लूकोज में। ये होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNO, और साथ में क्लोरोफिल। लाइट तो ये बताती है कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बाकी सबने रिएक्ट किया, बट क्लोरोफिल ने कोई रिएक्ट नहीं किया। यहां पर ये क्लोरोफिल है हमारा फोटोसेंसिटाइजर। इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसा सब्सटेंस जो ऐड होगा और रिएक्शन को क्या करने में हेल्प करेगा और एज सच रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, इसके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोटोसेंसिटाइजर। दूसरा एग्जांपल, इसे भी हमने पीछे पढ़ा है जब हमने मेथड की बात की थी कि कैसे हम निकालेंगे इसमें, तो वहां पर रिकॉर्डर पढ़े थे। एक तो रिकॉर्डर हमारा था थर्मोफाइल और दूसरा हमारा रिकॉर्डर था एक्टिनोमीटर। उस एक्टिनोमीटर यानी कि केमिकल एक्टिनोमीटर में हमने पढ़ा था यूरेनाइल सल्फेट। तो हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया वही यूरेनाइल सल्फेट। मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल है, आप अपनी इच्छा अनुसार याद कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप उन्हें याद कर लो, बट ये हमने पहले पढ़े हैं इसलिए मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ। ये है यूरेनाइल सल्फेट। अब यूरेनाइल सल्फेट क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, इसमें से ये वाला पार्ट ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एक्टिवेट होने के बाद हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैनोमीटर में हमने किसे पढ़ा था, ऑक्सैलिक एसिड। सॉरी 2 पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, खुद अपनी एनर्जी से क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, खुद नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ सल्फेट मॉलिक्यूल लगाकर उसको एक्टिवेट करके दिखा सकते हैं। प्लस CO2 प्लस CO प्लस वाटर। डन। तो खुद क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया और रिएक्शन करने में हेल्प की। तो यहां पर यूरेनाइल सल्फेट क्या है, हमारा फोटोसेंसिटाइजर।
तो यूरिनाइल सल्फेट ने यहाँ पे क्या किया, लाइटली अब्सॉर्ब की, एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद मतलब उसको एक्टिवेट किया और खुद क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया और वापिस एज सच रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एज एक्ट किया एज फोटोसेंसिटाइजर। ये था हमारा केमिकल एक्टिनोमीटर। कुछ नया नहीं है, इसे हमने पीछे पढ़ा था केमिकल एक्टिनोमीटर में। ये आ गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में आप याद करेंगे मरकरी को, Hg नंबर ऑफ रिएक्शंस में एज फोटोसेंसिटाइजर यूज होता है। ये Hg हमारा यूज होता है जब हमारे को H2 को डिसोसिएट करना होता है। डिसोसिएशन ऑफ H2, जब इसे डिसोसिएट करना है तब भी हमारा Hg यानी कि मरकरी जो है वो एज अ सेंसिटाइजर यूज होगा। सेकंड, जब हमारी रिएक्शन होती है बिटवीन O2 एंड H2 तब भी ये यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। थर्ड, जब होगी रिएक्शन बिटवीन CO प्लस H एंड H2, मतलब H2 की जितनी रिएक्शन जिसमें H2 को ब्रेक होके H रेडिकल की फॉर्म में यूज होना है, उस हर रिएक्शन में मरकरी ने क्या होना है, यूज होना है। यही हमारा जो Hg है वो यूज होता है इन डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो मरकरी की बहुत सारी रिएक्शन है, आप इनमें से एक दो एग्जांपल याद कर सकते हो जिनमें मरकरी यूज होता है एज अ फोटोसेंसिटाइजर। डन। इसके अलावा हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमने पढ़े होंगे, CFC में जो क्लोरीन रेडिकल, फ्लोरीन रेडिकल बनते हैं, ये हमारे एक्ट करते हैं फोटोसेंसिटाइजर इन डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो रेडिकल बनते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होगा, Cl2 है, लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारा रिएक्ट करेगा O3 के साथ में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, ये बना देगा ClO3। देन ये ClO3 दूसरे O3 ओजोन मॉलिक्यूल के साथ करेगा और ClO2 प्लस 2O2, यानी ओजोन किस में चेंज होगी, O2 में। ओजोन की डिप्लीकेशन होगी। ओजोन हमारे पास क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, जो हमारे को यूवी रेस से क्या करती है, सेव करती है। ये वही ओजोन की लेयर है। ये है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं उन चीजों से जो हम गर्मियों में ज्यादा यूज करते हैं, लाइक AC, हमारे पेंट के बॉक्सेस, जो फ्रिज होते हैं, उनसे हमारे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ये रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, ओजोन को किस में चेंज कर देंगे, O2 में। O2 तो हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की O3 की जो हमारी लेयर होती है, जो सन की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो सन की हार्मफुल लेयर से हमें बचाती है यूवी रेस से, वो ओजोन अब O2 में कन्वर्ट होगी, जिससे हम ह्यूमन क्या कर देते हैं, खुद इनहेल कर लेते हैं। तो इसीलिए ओजोन की लेयर क्या होती है, डिप्लीकेट हो जाती है। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है, ये सिर्फ एक ओजोन को डिप्लीकेट नहीं करता, ये यहां से फिर से वापस किसमें, फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा और Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा। फिर ये Cl रेडिकल फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेम प्रोसेस क्या करता रहेगा, स्टार्ट करता रहेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। तो जितना ज्यादा हम ये ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनमें CFC निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उतनी ज्यादा ओजोन की डिप्लीकेशन होती रहती है। ठीक है, तो ये भी क्या था, एज अ फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पे एक्ट किया, बिकॉज ये वापिस अपनी नॉर्मल स्टेट में वापिस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा टॉपिक फोटोसेंसिटाइजर, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के अंदर जस्ट इनिशिएट कर देते हैं रिएक्शन को, एज सच रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इनहिबिटर्स। अब फोटो इनहिबिटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे।
रिएक्शंस, जो रिएक्शन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फोटो इनहिबिटर्स। अब फोटो इनहिबिटर का भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा है जब हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ HCl। जब हमने HCl की फॉर्मेशन पढ़ी थी और HCl और HBr की फॉर्मेशन, उस टाइम पर हमने पढ़ा था अगर वहां पर O2 हो जाए, अगर हम उसे ओपन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो हमारा H रेडिकल बन रहा है वो O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा और उसकी वजह से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और यील्ड हमारी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। इसे हमने पढ़ा था जब हमने किया था फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। तो इस वाले रिएक्शन में O2 यानी ऑक्सीजन एक्ट करती है एज इनहिबिटर। क्योंकि वहां पर जो फ्री रेडिकल बन रहा था वो फ्री रेडिकल अगर क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करता तब हमारे पास क्या बनाता, HCl, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। बट इन प्रेजेंस ऑफ O2 वो O2 के साथ रिएक्ट करके HO2 बना देते हैं। ऐसे ही Cl रेडिकल इस O2 के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास HO2 की फॉर्मेशन कर देता है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो HCl चाहिए था, होना चाहिए था ये रिएक्शन। बट इन प्रेजेंस ऑफ O2 रिएक्शन चेंज होकर इसमें बन जाती है और हमारे पास HCl की जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी इसने रिएक्शन को क्या किया, स्टॉप कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं इसे फोटो इनहिबिटर्स। डन। ये भी एक छोटी सी टर्म है जिसे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे। ये है इक्विलिब्रियम बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी का दूसरा नाम है फोटो स्टेशनरी स्टेट। अब इसे समझने के लिए आप एक नॉर्मल रिएक्शन ले लो। एक रिएक्टेंट है A, उसे B में चेंज होना है। जब वो A से B में चेंज होता है तब तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लाइट यानी कि ये क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। बट अगर इसी का रिवर्स रिएक्शन हो तो ये B जब A में आएगा तो यहां पर क्या आएगी, हीट आएगी। यानी ये इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो क्या हो गई, थर्मल। फॉरवर्ड क्या हुई, फॉरवर्ड इस केस में क्या है, फोटोकेमिकल, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में हुई है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगी, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट हुई, सॉरी हीट हुई है, यहाँ पे हीट है ना तो H डेल्टा आएगा, सॉरी, और ये लाइट है तो H न्यू आएगा। हीट की प्रेजेंस में यानी क्या होगी, थर्मल होगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो स्टेशनरी स्टेट या फिर हमारा फोटो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखो। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, लाइक 2NO। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, तो ये चेंज हो जाता है NO में प्लस O2। बट जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये एक थर्मल रिएक्शन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट होगी। ठीक है, सिमिलर वे में आप कह सकते हो जो हमारे पास एंथ्रासीन होता है C14H10, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट ये C28H20 में चेंज होता है और इसका डिकम्पोजिशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। तो एक अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इस केस में क्या है, फोटोकेमिकल, तो बैकवर्ड इस केस में क्या है, थर्मल। डन। अब हम इसके लिए निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैंने जैसे ऊपर एक एग्जांपल लिया, मैं वही लेती हूँ। A चेंजेस इनटू B, B चेंजेस इनटू E। ऊपर वाली इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, नीचे वाली इन दी प्रेजेंस ऑफ हम कह रहे हैं हीट हो रही है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। डन। अब लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट पे, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। और डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज KIA। ठीक है, अब ऐसे ही रेट निकालो बैकवर्ड का। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, इसका रिएक्टेंट तो ये है ना, बैकवर्ड की बात कर रही हूं मैं, तो ये रिएक्टेंट हुआ, तो ये साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K2 इंटू बी। डन। अब एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, K1I, और बैकवर्ड मेरे पास क्या है, K2B। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डन। अब मैंने यहां से क्या करना है, रेशियो निकालनी है। अब मैं इस K1 को इधर लेके जा रही हूं, तो आ जाएगा IA अपॉन दिस B इज इक्वल टू K2 अपॉन I। व्हाट इज K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोनों को मैं एक नया K पुट कर सकती हूँ। दिस इज K, दिस इज फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन। और यहां से अगर हम देखें, मैं इसे B को इधर लेके चली जाऊं या मैं खाली B की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालती हूं तो वो क्या आएगा, दिस B इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू I। दिस इज कांस्टेंट, अभी मैंने यहाँ पे लिया ना 1 अपॉन K आ जाएगा, है तो एक कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट को अगर मैं यहां से हटा दूं तो कह सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। व्हाट इज B, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कहाँ पे बना है हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब लाइट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, कितनी इंटेंसिटी लाइट की मिली है जो उसने अब्सॉर्ब किया, और वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। क्लियर। तो ये था हमारा फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये था हमारा पूरा चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस के बारे में किया, उनकी लॉ की बात की, ग्रोथर्स, ट्रैपर लॉ, उससे पहले हमने एब्जॉर्प्शन की लॉ, बियर और लैम्बर्ट्स की बात की थी, फिर यील्ड पे आए, फिर इसका मेथड किया कि कैसे इसे हमने डिटरमिन करना है, कैसे हमने इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देखे, जबनोस्की डायग्राम, फोटोसेंसिटाइजर, क्विंचिंग, इनहिबिटर्स और फोटो स्टेशनरी स्टेट। तो इसमें यही हमारे पास गिने हुए टॉपिक्स थे। अब हमने इसके अभी तक कुछ न्यूमेरिकल नहीं किए। इस वाले चैप्टर के जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक ही न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें से। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जब हमने स्टार्क आइंस्टाइन लॉ पढ़ी थी तो उसके हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, सिंपल ही न्यूमेरिकल है। जैसे यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पर एनर्जी ऑफ आइंस्टाइन निकालना है। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। हम वो फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ से एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह आपको लैम्डा जैसे यहाँ दिया हुआ है, ऐसे आपको हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन हो, न्यू की वैल्यू गिवन हो, तो आपको उससे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब E निकालना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर हमने यहाँ पर एच न्यू लगा के करना है तो आपको एच की वैल्यू, फिर न्यू को मुझे सी अपॉन लैम्डा में चेंज करना पड़ेगा। सी की वैल्यू लैम्डा मुझे गिवन है, मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, जब हमने लास्ट टाइम इसे किया था तो हमने इसे इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्मूलाज निकाला था। तो ये था इसका शॉर्ट फॉर्मूला। मैंने सारी वैल्यूज को, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू सारी पुट करने के बाद हमने इसे निकाल लिया था। तो ये वैल्यू आई थी 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं तो आप एन की, एच की, न्यू यानी कि सी अपॉन लैम्डा सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर इसे सोल्व करेंगे। तो अब हम इसे डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ एन भी आएगा ना, एवोगैड्रो नंबर। आप चाहो तो यहाँ पुट कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट सारी वैल्यू जो आई है पुट करके वो रखोगे और फिर सोल्व करोगे। डन। मेरे पास ये वैल्यू है, लैम्डा मेरे को एंगस्ट्रॉन में ही लेना है ऑलरेडी उसी में, तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो।
अगर याद है तो अच्छी बात है, आप पुट कर लो। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करके तब आप सोल्व कर सकते हो। अब मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। ही सॉल्व करने के बाद आया मेरे पास 6.745, साथ में इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 10⁻⁵। एडजस्ट करके 1 आ जाएगा, इधर एडजस्ट कर दूंगी तो 67.45 किलो कैलोरी पर मोल। ये यूनिट हमने इसके साथ ही निकाल लिए थे जब हमने ये सॉल्व किया था, और आंसर भी इसी में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन द फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, न्यू की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे न्यू की वैल्यू, और यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपनी वैल्यू को निकालेंगे। अब अप टू योर चॉइस, आप न्यू की हेल्प से पहले लैम्डा निकालो। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी लो लैम्डा लो, सी लो न्यू की वैल्यू पुट करो, और यहाँ से लैम्डा निकालो। लैम्डा निकाल के यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करो, और तब आप इसे सोल्व करो। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, अप टू योर चॉइस। सेम नेक्स्ट है, वेवलेंथ गिवन है, अगला भी सेम है, और इससे नेक्स्ट वाले में भी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। जस्ट आपको पहले सोल्व करके एनर्जी निकालनी है, और उसी के बाद उन दोनों का रेशियो करना है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक की। अब ऐसे ही हमारे पास पीछे बीएल लैम्बर्ट जो लॉ हमने की थी, अब उसका ही हमारे पास न्यूमेरिकल है। कुछ इसमें अनसॉल्व न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ 2 mm थिक प्लेट ऑफ मटेरियल ट्रांसमिट 70% ऑफ इंसिडेंट लाइट, व्हाट परसेंटेज विल बी ट्रांसमिटेड बाय 0.5 mm थिक प्लेट। वो कहते हैं कि 2 mm थिक प्लेट जो है वो 70% लाइट को क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है टू इंसिडेंट लाइट। मीन्स ये एक तरह की रेशियो है ट्रांसमिटेड टू इंसिडेंट की। वो कहते हैं व्हाट परसेंटेज विल बी ट्रांसमिटेड, कितना ट्रांसमिट हो जाएगा अगर उसकी थिकनेस में चेंज कर दूं 0.5 mm। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहले थिकनेस दी हुई है केस 1 में, थिकनेस यानी x 2 mm, इसे यहीं पे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2 mm मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। डन। दूसरा आपको बोलता है कि 70% लाइट इज ट्रांसमिटेड। इसका मतलब ये कहता है IT 70% मीन 70/100। ठीक है, परसेंट में मतलब तो यही होता है। दिस IT 0.70 ऑफ I0, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये I0 इधर आ जाएगा, IT/I0 इज इक्वल टू 0.70। अब मुझे यहां से क्या निकालना है जो हमने सेकंड केस में यूज करूं। आपने जब पहली लॉ की थी लैम्बर्ट्स लॉ, आप वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यहाँ कुछ कंसंट्रेशन नहीं दी हुई तो बियर्स नहीं आएगी, कंसंट्रेशन की कहीं बात नहीं, जस्ट थिकनेस की बात हुई है। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या थी, log ऑफ IT/I0 इज इक्वल टू -K' ऑफ x। दिस वैल्यू ये आपको गिवन है, x आपको गिवन है, यहां नहीं, यहां से मुझे इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको कांस्टेंट को मैं यहां से फाइंड आउट करूंगी, K' को यहां से फाइंड आउट करके हम अपने केस 2 में पुट करेंगे। ठीक है, ये K' हमारा वही है एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और जो अपसाइला होता अगर कंसेंट्रेशन होती तो अपसाइला डैश होता, तो वो होता हमारा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो अब इसे निकालना है, तो K' निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x log ऑफ दिस। log ऑफ किसकी वैल्यू 0.70 की, और 1/x क्या है मेरा 0.2। यहां से सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं log ले रही हूं 0.70 का, तो ये मेरे पास आ रहा है -0.175, ये माइनस भी है साथ में, -0.1549 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू मेरे पास आती है K' की। ये माइनस इधर और एक माइनस इधर आएगा, एडजस्ट हो जाएगा 0.07745। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, K' की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब टू योर चॉइस, आप इसे राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो, आप इसे कंप्लीट भी निकाल सकते हो। अब केस 2 में आते हैं। अब केस 2 में मेरे को के डैश की वैल्यू तो यही पता है, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ये तो सेम रहेगा। अब थिकनेस उन्होंने बोल दी हमें 0.5 mm। 0.5 mm का मतलब है आप इसे फिर से किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर चेंज कर लिया। अब मुझे IT/I0 को फाइंड आउट करना है, मुझे ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डन, फॉर्मूला सेम लगाओ, log ऑफ IT/I0 इज इक्वल टू माइनस K-X। K- अभी मैंने निकाला 0.7745 था शायद, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, मेरा था log, मैं एक बार ये वैल्यू क्रॉस चेक कर रही हूँ। ये 0.2 से डिवाइड करने के बाद मेरा ये आता 0.7745, ठीक है, अब चेक कर लेना। तो ये था मेरा 0.7745 और x की वैल्यू मेरे पास है अब 0.05। 0.5 था ना mm में, मैंने उसे चेंज कर लिया था सेंटीमीटर में। 0.7745 इंटू 0.05, 0.038725। मैं इसका एंटीलॉग ले रही हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास आ गया माइनस 0.038725। अब मुझे इसका क्या लेना है, एंटीलॉग। तो ये IT/I0 इज इक्वल टू एंटीलॉग, मुझे इसका एंटीलॉग लेना है, तो मैं इसका एंटीलॉग लेती हूँ। एंटीलॉग ऑफ माइनस 0.38725, ये वैल्यू मेरे पास आ गई 0.9146। फोर 469 है तो अप्रोक्सीमेटली 0.9147 मैंने इसे कर दिया। डन, दैट मीन्स IT इज दिस पर ऑफ I, यानी ये इसकी क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट के इतने होगी। अब इसे परसेंटेज में निकालो तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 यानी 91.747%। और हमारी बुक में जो इसका आंसर है वो भी यही है, 91.47%। तो इसी तरह से इसके सिंपल ही क्वेश्चन है। आपको लाइट गिवन होगी, आपको इंटेंसिटी अब्सॉर्ब की, अब सेम इसी क्वेश्चन में क्या आ सकता है, आपको कंसंट्रेशन गिवन हो, साथ में C की वैल्यू भी पुट करनी हो और कंसंट्रेशन के साथ यहाँ एप्सिलॉन निकालना, एप्सिलॉन के साथ अगली बार इधर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, बट ज्यादा टिपिकल इसमें क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल से वो वेवलेंथ वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन आ जाते हैं, या ये वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर यील्ड वाले में भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, कितनी लाइट उन्होंने ऑब्जॉर्व की। जैसे ये क्वेश्चन है, इतना क्वांटा लाइट का उसने ऑब्जॉर्व किया बॉडी ने ऑन रेडिएशन ऑफ 20 मिनट्स, टाइम दे दिया आपको, इतने मोल्स हैं जिन्होंने रिएक्ट किया, कैलकुलेट द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। अब फॉर्मूला क्या था हमारा क्वांटम एफिशिएंसी का, जो हमने पीछे पढ़ा था, आई ऑब्जॉर्व क्या, टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय वॉल्यूम इनटू टाइम। टाइम आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, एनर्जी आपको गिवन है। यहां से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये रहे कितने ऑब्जॉर्व किए, कितना टाइम आया, कितनी उसके कंसंट्रेशन थी, सारी वैल्यू आपको गिवन है। आपको जस्ट यहाँ पर किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 20 नहीं बल्कि 10 मिनट्स है, यहाँ आप चेंज करेंगे 10 मिनट्स। तब इसे सोल्व करके हमारा आंसर ये आएगा। अगर आप 20 से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। जिसे हम सोल्व करते हैं, आपके पास गिवन है जो आपके पास लाइट एब्जॉर्ब हुई है पर सेकंड, दैट इज 3 × 10⁻16 क्वांटा।
अमाउंट आपको दिया हुआ है 0.02 मोल, टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट्स। आपको क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये तो आगे हमारे कितने क्वांटा अब्सॉर्ब हुए, अब कितने क्वांटा रिएक्ट किए वो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन 10 मिनट्स, वो इतने, ठीक है। तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन 20 मिनट्स, वो किसके बराबर होंगे, कितने मोल है हमारे पास ये, इनटू एवोगैड्रो नंबर। डन। अब कितने रिएक्ट किए हमें तो वही निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड, सेकंड में निकालते तो मिनट्स में आया, डिवाइडेड बाय 20 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इसे सोल्व करके देखते हैं। 0.002 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय, ये सॉरी 10 है मेरे पास, 20 नहीं है ना, 10 मिनट्स है मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने स्टेटमेंट करेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 600। तो ये मेरे पास सोल्व करके आ गया है 2.0073 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 और साथ में 10 रेज़ टू पावर 23, ठीक है। जब एडजस्ट करेंगे ये आ जाएगा 2.0078 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। डन। ये तो आ गया हमारे कितने रिएक्ट किए। अब निकालने यील्ड, यील्ड होती है कितने रिएक्ट किए डिवाइड बाय कितने अब्सॉर्ब किए। रिएक्टेड तो मेरे ये है, अब्सॉर्ब है मेरे पास ये। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आया 0.669। अब आप देखोगे कि आपका आंसर इससे मैच करेगा बुक से, बुक का आंसर भी यही है 0.669, यानी मैच कर रहा है। बट यहाँ पर 16 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ भी आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ भी 18 आएगा, ठीक है, तभी आपका से क्वेश्चन में आंसर मैच करेगा। तो इस स्टेटमेंट में 2 मिस्टेक है, एक तो यहाँ 20 की जगह 10 मिनट्स है, दूसरा ये इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 है। तब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका रिजल्ट बुक से मैच कर जाएगा। डन। तो ये हमारे सिंपल ही न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर में, केमिस्ट्री में, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है इसके। डन। तो इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चैप्टर रह गया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।